हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने अभी तक 11 लेक्चर्स 11 टॉपिक्स हम कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सर्किट्स के बारे में पढ़ा है। सर्किट में बच्चों हमने पहले हमने रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल और सर्किट में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा। फिर एग्जैक्टली वही चीज हमने किरचॉफ लॉ को पढ़कर और फिर सेल्स और रेजिस्टर्स जो सर्किट में कनेक्टेड है उनके बारे में पढ़ा है। अब समय आ गया बच्चों कि हम लोग जो किरचॉफ्स लॉ में हमने सीखा है, दो लॉज थे ना उसके, एक जंक्शन लॉ था और एक लूप लॉ था। तो दोनों जो लॉज थे, दोनों जो रूल्स थे, उन रूल्स को अब हम लोग अप्लाई करेंगे। और उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज, फिर दूसरा होगा मीटर ब्रिज और तीसरा होगा पोटेंशियोमीटर। तो व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे और पोटेंशियोमीटर जो है वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज स्टार्ट करते हैं। इससे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, चलिए बच्चों हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाकर दे रहा हूं। व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ये रेजिस्टर है, ये भी एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर हो गया और ये भी एक रेजिस्टर। ठीक है, इस रेजिस्टर का नाम मैं दे दे रहा हूं R1, ये हो गया R2, ये R3 और ये R4। ठीक है बच्चों, अब यहां पर 4 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं A, इसे मैं कह दे रहा हूं B, इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं C और इस पॉइंट को कह दे रहे हैं D। ठीक है, तो A और C देखिए डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं और B और D जो है वो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर हमें मिल रहा है, 4 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन R1, R2, R3, R4, ठीक है, और इसके 4 जो वर्टेक्स हैं उसमें से जो डायगोनली ऑपोजिट जो एक वर्टेक्स है A और C, इसके थ्रू अगर हमारा बैटरी कनेक्टेड है, इसके थ्रू क्या कनेक्टेड है बच्चों, इसके थ्रू हमारा बैटरी कनेक्टेड है। मान लेते हैं कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, ईएमएफ है, वो E है। और दूसरा जो डायगोनल है, इसके अक्रॉस हमने एक गैल्वेनोमीटर को लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर बच्चों एक डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। करंट को मेजर करने के काम में हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसके आखिरी टॉपिक में गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। यहां जो एसी डायगोनल है, जो एसी डायगोनल है, इसे हम लोग बैटरी आर्म कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बैटरी आर्म। क्यों बैटरी आर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर रखा है। और जो बीडी आर्म है, उस बीडी आर्म को हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इसे इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, इसीलिए इसे गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, एक सर्किट है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये 4 रेजिस्टर्स कंसिस्ट करता है, R1, R2, R3, R4। और जिस कॉम्बिनेशन में होते हैं, इसके एक डायगोनल के अक्रॉस हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं जिसे हम लोग बैटरी आर्म कहते हैं, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं जिसे हम लोग गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। देखिए वैसे तो गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हमें एक स्पेशल सिचुएशन पढ़ना है। वो स्पेशल सिचुएशन जो है बच्चों, उसे हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। हमें जो पढ़ना है वो क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन। क्या है भैया बैलेंस्ड कंडीशन, वो कंडीशन। ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि इस व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। बैलेंस्ड कंडीशन, इस केस में नो करंट flows across galvanometer arm। ठीक है, एक ऐसा कंडीशन
जिसमें कि कोई भी करंट B और D के बीच में जो गैल्वेनोमीटर हमारा लगा हुआ है, उस गैल्वेनोमीटर आर्म के अक्रॉस अगर कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करता है, तो उस केस में जो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बनता है उसे हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। और इसी बैलेंस्ड कंडीशन को हमें बच्चों स्टडी करना है। ठीक है, हमें सिर्फ बैलेंस्ड कंडीशन के बारे में पढ़ना है। अगर इसके थ्रू करंट फ्लो करता है तो वो हमारा अनबैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगा। और आपको आपके 12th बोर्ड के लिए अनबैलेंस्ड कंडीशन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हालांकि अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन भी हो तो कोई परेशानी नहीं है। हमने जो सर्किट डायग्राम किया है पिछले लेक्चर्स में, उसमें हमने जो पूरा मेथड सीखा है वो कंप्लीट मेथड जो है आपका वो अनबैलेंस्ड कंडीशन के लिए लगेगा और आराम से आप आंसर जो है फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये बैटरी है, मान लीजिए इस बैटरी से हमारा I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। जब I करंट बच्चों फ्लो करेगा तो वो I करंट हमारा इस A पॉइंट तक पहुंचेगा और A पॉइंट पर पहुंचने के बाद कुछ करंट जो हमारा है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा और कुछ करंट जो हमारा है वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। अब जब ये करंट हमारा I1 B पॉइंट पर पहुंचेगा तो चूंकि बैटरी ये गैल्वेनोमीटर आर्म के अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसलिए पूरा का पूरा I1 करंट इधर से यहां पहुंच जाना चाहिए और ये I2 करंट पूरा का पूरा इधर से यहां पहुंच जाना चाहिए। तो देखिए इधर से I1 पहुंच रहा है बच्चों और इधर से I2 पहुंच रहा है, राइट। सो देयरफॉर फिर से I1 I2 कंबाइन करके और ये I करंट आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमने करंट का डिवीजन कर लिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंडीशन फाइंड करने के लिए बैलेंस्ड कंडीशन कब होता है। हर केस में बैलेंस्ड कंडीशन नहीं होगा, एक स्पेशल केस है जहां पर कि बैलेंस्ड कंडीशन होगा। उस बैलेंस्ड कंडीशन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये लूप समझिए, लूप लॉ यहां पर लगाएंगे हम लोग, जंक्शन नहीं लूप लॉ लगाएंगे। तो लूप लॉ या लूप रूल जो भी कह लीजिए, उसके लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं लूप A B D A। ये लूप हुआ ना पूरा, जहां से चलना शुरू किया एक क्लोज सर्किट के अक्रॉस हम वहीं पहुंच गए A B D A। ठीक है, तो इसमें इस लूप में अगर हम इक्वेशन लगाएं तो क्या होगा बच्चों, हम A पॉइंट से चलते हैं, A से B जा रहे हैं यानी करंट के डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। भाई ये पॉजिटिव से करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। वैसे यहां पर अगर देखें तो करंट इधर से फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, इधर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहां पर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये मैंने आपको सिखाया था कि भाई करंट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, जहां से वो एंटर करता है रेजिस्टर में उसको पॉजिटिव मान लीजिए और जहां से वो लीव कर रहा है उसको नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तब तो पोटेंशियल का खर्च हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, तब पोटेंशियल को आप नेगेटिव में लिखेंगे। और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तब आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, आप उसको प्लस में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। A B D A से पहले हम लोग A से B जाते हैं। तो A से B जब जाएंगे बच्चों तो देखिए कितना पोटेंशियल होगा, रेजिस्टेंस R1 है और करंट I1, यानी ये हो गया माइनस I1 R1। ठीक है, फिर हम लोग B से D जाते हैं। B से D कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसलिए कोई पोटेंशियल का ड्रॉप यहां पर नहीं है। उसके बाद अब हम लोग बच्चों D पॉइंट से A पॉइंट है ना, उसके बाद D पॉइंट से A पॉइंट की तरफ जाना है। D से अगर A की तरफ जाएंगे तो हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है। नेगेटिव यानी कम, पॉजिटिव यानी ज्यादा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में हो। क्या है भाई, R2 रेजिस्टेंस है, करंट I2 है, यानी कि प्लस I2 R2 इज इक्वल्स टू 0। अब वापस से आप A पॉइंट पहुंच गए तो लूप रूल क्या कहता है कि सारे पोटेंशियल का ड्रॉप एक लूप में उसका सम 0 के बराबर होता है। तो माइनस I1 R1 को इधर भेज दें तो हमारा हो जाएगा I2 R2 इज इक्वल्स टू प्लस I1 R1। और यहां से आप लिख सकते हैं, अगर I1 को उधर भेज देते तो हमारा हो जाएगा I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू, इस साइड बच्चों हमारा R1 है और ये हमारा R2 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं। I2 अपॉन I1 किसके बराबर आ रहा है हमारा, R1 अपॉन R2 के बराबर आ रहा है। अभी तो हमने इस वाले लूप में लिखा है, अब इस वाले लूप को देखते हैं। कौन सा लूप है ये, इन लूप
बी सी डी बी, बी से चलना शुरू किया, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से वापस बी आ गए। तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तब देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल हमारा कम होगा। कितना होगा भाई? करंट I1 है, रेजिस्टेंस R3, यानी कि हमारा हो गया -I1R3, है ना। प्लस से माइनस जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है, घटने का मतलब कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर अब सी से डी जाना है, सी पॉइंट से डी पॉइंट जाएंगे, तब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, आपको पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये भाई? करंट आपका I2 है, रेजिस्टेंस आपका R4 है। फिर आप D से B जाएंगे, तो D से B चूंकि कोई करंट नहीं है इसलिए कोई पोटेंशियल खर्च नहीं हो रहा है, और इन सब का सम 0 के बराबर होना चाहिए। अब मैं -I1R3 को इधर भेज दूं तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा I2R4 इज इक्वल्स टू I1R3, राइट। और I1 को अगर इधर भेज दें तो इस साइड तो I2 है ऊपर, इस साइड I1 हमारा नीचे आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा? ये R3 इधर ऊपर है, R4 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करें बच्चों, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो आप समझिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, यानी R1/R2 शुड बी इक्वल टू R3/R4। अगर ये कंडीशन हमारा आ रहा है, यानी कि ये कौन सा कंडीशन है? ये बैलेंस्ड कंडीशन है। जब भी बैलेंस्ड कंडीशन होगा यानी कि ये आपका ट्रू है, और अगर ये आपका ट्रू है यानी बैलेंस्ड कंडीशन, तो ये क्या है? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, यानी लेफ्ट साइड वाले दोनों रेजिस्टर का रेशियो और राइट साइड वाले दोनों रेजिस्टर का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। एक दो सवाल इस पे बेस देखते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज का पे बेस क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल, वो जरा देखते हैं। दो सवाल करते हैं साथ साथ। ये सर्किट डायग्राम आप मेरे साथ बना लें। ये कुछ इस तरीके से है। वन ओम, 2 ओम, ये भी 2 ओम है, ये 5 ओम है, और ये 4 ओम। ये पॉइंट बच्चों हमें क्या रखा है? ए, और ये पॉइंट हमें क्या रखा है? बी। आपसे कह रहे हैं कि टोटल करंट जो बैटरी से हमारा फ्लो कर रहा है वो हमें पता करना है। ये 4 वोल्ट आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है आई, करंट आई फाइंड करना है। इसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी हम लोग बना लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये बच्चों सब है आर 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 और आर। ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका सी। इसमें कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट।
देखिए ये दोनों आप बोलेंगे सर ये आप पढ़ा रहे हो व्हीटस्टोन ब्रिज और सवाल किसी और चीज का दे दिया आपने, व्हीटस्टोन ब्रिज तो लग नहीं रहा है। लेकिन देखिए जब भी आपको 5 रेजिस्टर का सर्किट अगर दिया है या 6 रेजिस्टर का सर्किट जिसमें एक रेजिस्टर बैटरी के साथ लगा हुआ है सीरीज में, तो हमेशा ना शक की निगाहों से देखते हैं सवाल को। हो सकता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, शक करना शुरू कर देना है, हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज हो। 1 2 3 4 5 है ना। तो इसको जरा समझते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ये बच्चों अब मुझे बताइए, अगर ये 4 वोल्ट है तो इसको मैं 0 कंसीडर कर सकता हूं, 0 वोल्ट, और इसको 4 वोल्ट। ये हमने सीखा है ना कि किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को हम 0 मान सकते हैं। अमूमन हम लोग नेगेटिव टर्मिनल पर 0 मान लेते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा, कनेक्टिंग वायर है, कोई पोटेंशियल खर्च नहीं है। और वैसे ये पॉइंट भी हमारा 4 वोल्ट हो जाएगा, राइट। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है? नहीं पता है, इसको x वोल्ट मान लेते हैं। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है? नहीं पता है, इसको हम लोग y वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट आपको नजर आ रहा है? और तो कोई पॉइंट नहीं है। अगर ये 0 है तो यहां भी 0 होगा, ये अगर x है तो यहां भी x होगा, अगर ये y है तो यहां भी y होगा, ये 4 है तो यहां भी 4 होगा। सारा कुछ आ गया। अब देखिए मैं सर्किट को किस तरीके से सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। तरीका ये होता है, जब भी 5 रेजिस्टर का सर्किट आप देख रहे हो तो आप सबसे पहले तो आपने पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पर मार्क कर दिए हैं, और फिर बैटरी के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको यहां पर ड्रॉ करते हैं। थोड़ा हम लोग साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कह दे रहा हूं 4 वोल्ट और इसको मैं कह दे रहा हूं 0 वोल्ट। ठीक है, और जो x और y है बच्चों, इसको हम लोग ऊपर नीचे यहां पर ड्रॉ करते हैं। क्यों, आप ये लॉजिक समझेंगे। ये x है और ये y है। अब मुझे देखिए, अब देखिए ये 1 ओम, देखिए ये 1 ओम किसके बीच में है? 4 वोल्ट और x के बीच में है। तो 4 और x के बीच में एक रेजिस्टर मैंने लगा दिया। कितना है ये? 1 ओम, राइट। x और 0 के बीच में देखते हैं। चलिए हम जैसे समय मिल रहा है वैसे हम टिक करते चलते हैं। देखिए 4 और y के बीच में ये 2 ओम है, तो 4 और y ये वाला हमारा मिल गया। 4 और y के बीच में ये कितना है? 2 ओम, राइट। अच्छा, उस तरीके से x और 0 के बीच, सॉरी x और y के बीच में देखिए हमारा 5 ओम है। तो x और y के बीच में 5 ओम, राइट। और y और 0 के बीच में 4 ओम, y और 0 के बीच में 4 ओम। और ऊपर वाला देखिए ये 0 और x के बीच में, ये पॉइंट आपका 4 वोल्ट ए पॉइंट पर है और 0 वोल्ट आपका बी पॉइंट पर है। ये आपका कनेक्टेड है बच्चों बैटरी से, 4 वोल्ट की बैटरी से। अब क्या हमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? अब तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है ना। ठीक है, ये 4 रेजिस्टर्स और एक बीच में ये गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टर, राइट। गैल्वेनोमीटर का भी 5वां रेजिस्टर होता है, लेकिन खैर हमें वो बैलेंस कंडीशन पढ़ना होता है। यहां पर देखते हैं जरा बैलेंस कंडीशन है या नहीं। यहां पर देखिए, तो अगर मैं इसे R1 कह दूं, इसे R2 कह दूं, इसे अगर मैं R3 कह दूं और इसे अगर मैं R4 कह दूं, ये हमारा कितना है? ये हमारा 2 ओम। तो बच्चों बताइए R1 अपॉन R2 कितना है? R1 अपॉन R2 है 1/2 ओम, 1/2 के बराबर। अच्छा, R3 अपॉन R4 कितना है? ये 2/4 यानी कि 1/2 के बराबर है। दैट मीन्स के R1 अपॉन R2 बच्चों R3 अपॉन R4 के बराबर है ना। तो जब ऐसा होता है तो बैलेंस कंडीशन होता है, और जब बैलेंस कंडीशन होता है तो ये वाला जो रेजिस्टर है, ये वाला, ये किसी काम का नहीं होता। गैल्वेनोमीटर R किसी काम का नहीं रहता है। अब जरा हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका। अब मुझे बताइए, ये 1 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में होंगे ना।
अगर ये नहीं है यहां पर किसी काम का, हटा दीजिए इसको। अब मुझे बताइए 1 ओम और 2 ओम सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम। तो ये इस तरीके से यहां पर एक 3 ओम आ जाएगा। वैसे यहां पर भी कोई रेजिस्टर तो है नहीं, तो ये तो जीरो है, किसी काम का नहीं है, तो यहां लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 और 4 ये भी सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम। और ये कनेक्टेड है बैटरी से, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब इनका इक्विवेलेंट क्या है बच्चों, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, चूंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, इसलिए इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही फॉर्मूला हमने सीखा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 18 अपॉन 9 यानी कि 2 ओम। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम निकल कर आया। तो क्या हम लोग करंट निकाल सकते हैं? करंट हमारा होता है इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का। अगर इक्विवेलेंट करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू गिवन है 4 और R इक्विवेलेंट हमारा आया है 2, यानी कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, राइट। चलिए इसी तरीके से एक ये सवाल देखते हैं। क्या ये सवाल हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो सकता है? ये भी 5 रेजिस्टर है। तो देखिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है। ये मैंने कहा ना कि जिन दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोला जाता है, आप इमेजिन कर लेते हैं कि वो दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट कर रखा है। मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल 0 मान लें, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, तभी तो डिफरेंस V माइनस 0 V वोल्ट के बराबर होगा। अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है, इसको मैं X मान लेता हूं। इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है, इसको मैं Y मान लेता हूं। अब जरा हम लोग सर्किट को फिर से इस तरीके से कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। ये पॉइंट मेरा हो गया बैटरी के अक्रॉस V वोल्ट वाला, ये पॉइंट मेरा हो गया 0 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस। X और Y यहां पर मैं रख देता हूं X और यहां पर मैं रख देता हूं Y, ठीक है बच्चों। देखिए पहले ये वाला रेजिस्टर देखते हैं, ये Y और 0 के बीच में, Y और 0 के बीच में, ठीक है। ये वाला रेजिस्टर देखिए Y और V के बीच में, ये वाला रेजिस्टर देखिए ये V और X के बीच में, ये वाला रेजिस्टर देखिए X और Y के बीच में, और ये वाला रेजिस्टर देखिए 0 और X के बीच में। और बच्चों V और 0 के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है। सब करिए R R R R और ये R। अब देखिए R1 बाई R2 क्या है बच्चों, R अपॉन R, ये है ना, यानी कि 1 के बराबर। और R3 बाई R4 कितना है, ये भी R अपॉन R, यानी कि 1 के बराबर। तो यहां से क्या आ रहा है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, है ना, यानी कि ये बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन है, तो ये वाला रेजिस्टर हमारा कितना हो जाएगा, 0, किसी काम का नहीं है, ये लगा रहे या ना लगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसको हटा देते हैं फिर यहां से, राइट। अब देखिए R और R सीरीज में हो गया, जो करंट इसके थ्रू आ रहा है वो इसके थ्रू भी जाएगा, तो R और R ये हमारा हो गया 2R, और ये R और R ये हमारा हो गया 2R। और दोनों कहां से कनेक्टेड हैं, ये V वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है, इसके अक्रॉस एक बैटरी हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। हमसे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों पैरेलल में है ना, यहां देखिए करंट अलग अलग डिवाइड होगा, दोनों पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला रेजिस्टेंस इंटू दूसरा रेजिस्टेंस अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम। तो कितना हो गया, 4R स्क्वायर अपॉन 2R, और 2R हो जाएगा 4R, तो एक R कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बच्चों, R के बराबर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर ले बच्चों, समझ के नोट करिएगा। एक सवाल और देखते हैं बच्चों मीटर ब्रिज का।
ये अभी मैंने आपको 5 रेजिस्टर कराया मैं, हाँ 5 रेजिस्टर, अगर 6 रेजिस्टर है तो भी हो सकता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो। कैसे देखते हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं बच्चों आप लोग सब भी। ये है 6 वोल्ट, ये है 2.4 ओम, ये x ओम है अननोन, ये पता करना है हमें। ये 4 ओम है, ये 10 ओम है, ये 3 ओम है, और ये आपका 2 ओम है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप x की वैल्यू फाइंड करिए, x की वैल्यू फाइंड करिए ताकि कोई भी करंट इस 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो ना करे। ठीक है, आप x की वैल्यू फाइंड करिए ताकि कोई भी करंट, मतलब बैलेंस्ड कंडीशन हो, जनरली मानकर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारा 6 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 6, तभी तो डिफरेंस 6 का है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग x, इसको मान लेते हैं y, और ये पॉइंट में नहीं पता, इसको हम लोग मान लेते हैं z। क्लियर है। पहले हम लोग ये नीचे वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, पहले ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। x y, इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, ये हमारा x है, ये हमारा y। ठीक है, और ये इस साइड 6 वोल्ट है, और इस साइड z है। ये 0 बीच में आ रहा है इसलिए अभी फिलहाल इसे छोड़ देना है, करेंगे उसको भी लेकिन अभी फिलहाल छोड़ देना है। ठीक है, देखिए ये 10 ओम जो है बच्चों वो x और y के बीच में है। 10 ओम जो है वो x और y के बीच में, राइट। 10 ओम x और y के बीच में। ये 4 ओम देखिए ये y और z के बीच में, y और z के बीच में, किसके बीच में 4 ओम। ठीक है, अगर इसे देखें तो ये y और 6 के बीच में 2 ओम। ध्यान से समझिएगा 2 ओम। अगर इस x को देखें, ये x वोल्ट, तो ये x और z के बीच में, यहां पे अननोन है ये। और इस 3 ओम को अगर देखें तो ये x और 6 के बीच में। क्लियर है। अब देखिए ये 6 है बच्चों और ये z है, और 6 और z के बीच में क्या कनेक्शन है देखते हैं जरा हम लोग। 6 और z के बीच में एक 6 वोल्ट की बैटरी है, और इसके साथ एक रेजिस्टर है सीरीज में। क्या ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आ रहा है? इस सर्किट को देखिए, ये जो इसके बाहर है ना सीरीज में, इसकी वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये अंदर कहीं होता तब जरूर फर्क पड़ सकता था, लेकिन ये तो अगर बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेंगे तो भी तो यहीं पर शो करेंगे ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कह रहा है कि बैलेंस्ड कंडीशन होना चाहिए, यानी बैलेंस्ड कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, ओके। तो अब देखिए R1 बाई R2 कितना है 3/2, और R3 बाई R4 कितना है बच्चों, R3 बाई R4 x/4। ठीक है, ये x ओम है, रेजिस्टेंस है। चूंकि बैलेंस कंडीशन कह रहा है इसलिए दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर होने चाहिए, यानी कि x/4 जो है वो 3/2 के बराबर होना चाहिए बच्चों।
बैलेंस कंडीशन है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा ना, तो राइट भी बराबर होना चाहिए, 3/2 के बराबर। ये 2 से गए तो ये 2 आ गया, x हो गया 2, इधर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6 ओम, राइट। x की वैल्यू क्या आ गई 6 ओम। अगर आपसे कहता है कि भाई टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है ये करंट मुझे बताओ, तब कैसे बताते? तो करंट बताने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 और ये x की जगह कितना है 6, तो ये हो गया 3 और 6 9 ओम, है ना। और ये 2 और 4 हो गया 6 ओम। और ये 6 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, और ये 2.4 ओम का रेजिस्टेंस। 6 और 9 दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट डैश, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 अपॉन 9 प्लस 6, ये होता है ना R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। 9 6 54 अपॉन 15, यानी कि अगर हम लोग 3 से कट करें तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5, 18/5 हो जाएगा 3.6 ओम। तो इसकी जगह अगर मैं 3.6 ओम बना दूं तो ये हमारा सर्किट फर्दर इस तरीके से बनेगा, 3.6 ओम, नीचे 2.4 ओम, और साथ में एक 6 वोल्ट की बैटरी। अब ये दोनों देखिए बच्चों सीरीज में है, तो फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 2.4, सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, ये आपका आ गया इक्वल्स टू 6 ओम। तो भाई करंट कितना फ्लो करेगा, करंट होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, V हमारा है 6 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में 1 एम्पियर, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो 6 वोल्ट है इसके साथ सीरीज में 2.4 ओम था, तो इसको अलग से देखिए, बाकी 5 रेजिस्टर है, यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। ठीक है, इस तरीके का अप्रोच रखिएगा, इसको नोट कर लें आप लोग। चलिए बच्चों, एक सेकेंड एप्लीकेशन जो किरचॉफ्स लॉ का है वो हमारा है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर जो सर्किट डायग्राम है वो मैं आपको बनाता हूं, समझाता हूं, फिर इस पे भी बेस्ड हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे। मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, समझिएगा ध्यान से, कि एक वायर होता है, ठीक है, एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों 100 सेंटीमीटर। और इस वायर को हमने 2 पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है, इस 2 पॉइंट पर हमने वायर को क्लैंप कर लिया है। मीटर ब्रिज कंसिस्ट करता है एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, जो कि 2 पॉइंट ए और बी पर क्लैंप्ड होता है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है इसे स्ट्रेच करके। और यहां से जो है हमारा वो इस तरीके से मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से मेटालिक बेंड बोलते हैं इसको, और यहां पर बीच में मेटालिक स्ट्रक्चर है, और फिर यहां एंड्स के अक्रॉस इस तरीके से मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसका ईएमएफ मान लीजिए ई है। और ये जो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है इसके नीचे हम एक स्केल रखते हैं, स्केल यहां से 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते ये जो है ये 96 97 98 99 और 100। क्लियर बच्चों? और ये जो पॉइंट है, इस ये इन 2 पॉइंट्स के बीच में और इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम 2 रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं,
इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए S है, ठीक है। और ये जो मेटालिक शेप का स्ट्रक्चर है, इसके बीच में एक पॉइंट होता है B, इसको मैं C कह दे रहा हूं, ठीक है। इसके बीच में एक पॉइंट होता है B, जहां B से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है उससे हम एक जॉकी कनेक्ट करते हैं। जॉकी यानी कि जो गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक स्लाइडर होता है, मेटालिक स्लाइड होता है, जिसको हम लोग कहीं भी टच कर सकते हैं इस वायर के ऊपर। क्लियर है? समझिए इस बात को। ये जो जॉकी है इसको हम A पॉइंट से C पॉइंट के बीच में स्लाइड करते हैं। क्यों स्लाइड करते हैं समझिएगा। पहले आप एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ जाइए। स्ट्रक्चर क्या है कि मीटर ब्रिज कंसिस्ट करता है एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर? टोटल लेंथ जो वायर का है वो 100 सेंटीमीटर है, और वायर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि हर एक सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इक्वल होता है। कोई भी पहला 1 सेंटीमीटर देखिए, या 11वां 1 सेंटीमीटर देखिए, या 52nd 1 सेंटीमीटर देखिए, या 100th 1 सेंटीमीटर देखिए, हर 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। उसे हम लोग RCM कहते हैं, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर जो है वो हमारा RCM के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? अब ये मीटर ब्रिज कंसिस्ट करता है एक लॉन्ग यूनिफॉर्म 100 सेंटीमीटर लेंथ वायर, जिसको हमने A और C पॉइंट के बीच में क्लैंप कर रखा है। किससे? मेटालिक बेंड से। और मेटालिक बेंड के बीच में जो 2 गैप्स हैं, उन गैप्स पे हम लोग रेजिस्टर R और S को कनेक्ट कर देते हैं, और इसी मेटालिक रॉड से एक गैल्वेनोमीटर हम लोग कनेक्ट करते हैं, जहां एक एंड गैल्वेनोमीटर का इस B पॉइंट से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो है उस पर जॉकी होता है, और ये जॉकी जो है इसको हम A पॉइंट से C पॉइंट तक स्लाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, जॉकी को जब आप लेफ्ट एंड पर रखेंगे तब जो गैल्वेनोमीटर है उसका किसी एक साइड पर डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। करंट कुछ ना कुछ गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा। जब आप इसी जॉकी को उठाकर और दूसरे एंड पर यहां लाकर रखते हैं, तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में होगा। यानी अगर इस पॉइंट पर रखने पर डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था, गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है जो कि बताता है करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर यहां पर रखने पर डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ है, यानी कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है, तो दूसरे साइड लाकर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसा करने पर हमें क्या पता चल रहा है? इधर करंट की डायरेक्शन कुछ और है और इधर करंट की डायरेक्शन कुछ और है। यानी कि करंट एंटी क्लॉकवाइज से धीरे धीरे क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ते बढ़ते कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर कि आप जब जॉकी को रखेंगे तब इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। उस पॉइंट को, वो पॉइंट मान लीजिए कि वो पॉइंट आपका ये D है, वो पॉइंट जहां पर कि जब आप जॉकी को इस वायर के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं वायर के ऊपर, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करे, ठीक है। IG सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो करंट जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करते हैं। तो अगर जॉकी को मान लीजिए हमने जब D पॉइंट पर रखा, तो D पॉइंट पर रखने पर अगर कोई करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है, तब जो D पॉइंट है इसे हम लोग नल पॉइंट कहेंगे। D पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट कहेंगे। नल पॉइंट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट हमारा फ्लो नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं कि A और D का ये जो लेंथ है वो मान लीजिए L के बराबर है, कि A पॉइंट से L लेंथ की दूरी पर एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो कि नल पॉइंट है। तो अगर बच्चों ये अगर L है तो बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो 100 माइनस L होना चाहिए, कि टोटल ये 100 है, तो ये L और ये 100 माइनस L दोनों को जोड़ दीजिए, ये प्लस L और माइनस L हट जाएगा, ये 100 जो है पूरा का पूरा हमारा आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो जॉकी का काम क्या होता है? जॉकी को हम लोग इस गैल्वेनोमीटर के ऊपर स्लाइड करते हैं। स्लाइड बिल्कुल रगड़ना नहीं है आपको, धीरे धीरे उठाकर रखना है ना, वरना इसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है, यूनिफॉर्म फिर नहीं रहता है, तो इसलिए खराब हो जाएगा ये मशीन, ये सर्किट। इसलिए धीरे धीरे उठाकर रख रहे हैं। उठाकर रखने पर हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ आपको गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट है इस पूरे 100 सेंटीमीटर लेंथ के वायर में, कोई एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर जब आप जॉकी को प्लेस करेंगे तो कोई करंट आपका गैल्वेनोमीटर आर्म के थ्रू फ्लो नहीं करेगा।
उसी पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट कहते हैं। और हमने कह दिया मान लो कि उसका डिस्टेंस ए से एल है, तो उसका डिस्टेंस सी से कितना होगा 100 माइनस एल। अब इस सर्किट को ना मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो वहां से बैलेंस कंडीशन हमारा आराम से निकल कर आए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन हमें पता है। देखिए बच्चों, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ठीक है, ये पॉइंट हमारा है ए और एक पॉइंट हमारा है सी, एक पॉइंट हमारा है बी और एक पॉइंट हमारा है डी, राइट। नोटिस कीजिए बी और डी के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है, और ए और सी के बीच में आपने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये रेजिस्टर आर हमारा प्रेजेंट है, और बी और सी के बीच में रेजिस्टर एस हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए ए और डी के बीच में ये एल लेंथ का हमारा वायर है, हर 1 सेंटीमीटर में बच्चों रेजिस्टेंस है आरसीएम, तो एल लेंथ में कितना होगा एल इंटू आरसीएम। तो ये जो हमारा वायर है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा एल इंटू आरसीएम, और डी से सी के बीच में लेंथ है 100 माइनस एल, तो इसीलिए इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा होना चाहिए 100 माइनस एल इंटू आर सी। कन्वर्ट हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में, राइट। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है भाई कि डी पॉइंट जो है वो नल पॉइंट है, यानी डी पॉइंट पर जब हम गैल्वेनोमीटर के जॉकी को प्लेस कर रहे हैं तो इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट हमारा 0 के बराबर है, यानी कि बैलेंस कंडीशन है। और बैलेंस कंडीशन कब होता है, बैलेंस कंडीशन हमारा तब होगा जब R अपॉन L RCM ये हो जाएगा इक्वल्स टू S अपॉन 100 माइनस L इंटू RCM, राइट। S को इधर ले आइए तो ये हमारा हो जाएगा R अपॉन S इज इक्वल्स टू L इंटू RCM को इधर भेज देते हैं अपॉन 100 माइनस L इंटू RCM। ये RCM और ये RCM कट जाएगा बच्चों, यहां से हमारा आ रहा है R अपॉन S इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। तो अगर R अननोन है, मान लीजिए अगर आपसे कह दे कि भैया R हमारा अननोन, हमें पता नहीं है R क्या है, बताओ वो R की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमें नल पॉइंट मिल जाए, तो R क्या हो जाएगा, S को इधर ले जाइए, S इंटू L अपॉन 100 माइनस L। और अगर S अननोन है तो S को अगर आप इधर ले आते हैं और इन दोनों को इधर ले आते हो जाएगा R इंटू ये 100 माइनस L इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये L इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, है ना। इस S को इधर ले आए और इन दोनों को उधर ले गए, तो दोनों में से कोई भी अननोन अगर है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। R अपॉन S, ठीक है, R अपॉन S, ठीक है, इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। क्लियर है, याद रखिएगा। यहां पर इस तरीके हॉरिजॉन्टली देखेंगे, ठीक है बच्चों, वर्टिकली भी देख सकते हैं। ये देखिए वर्टिकली हमने लिखा है इस तरीके से, उसी को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। इसको नोट कर लीजिए, इस पे बेस्ड 2 सवाल करते हैं, समझ कर नोट करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग नोट करिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि इन मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज फाउंड इन मीटर ब्रिज null point is found at 60 centimeter
फ्रॉम लेफ्ट, वायर के लेफ्ट से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर नल पॉइंट मिल रहा है। कह रहा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, इफ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm is connected in series, with S, ठीक है, null point occurs at 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे फाइंड आर एंड एस, इन दोनों रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों? चलिए सवाल देखते हैं, इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। कह रहा है कि एक मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज तो हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा रहता है ना बच्चों मीटर ब्रिज। ये आर रेजिस्टेंस है और ये एस रेजिस्टेंस है, राइट। पहले केस में क्या कह रहा है, पहले ये समझते हैं। ये स्केल है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ये होता है हमारा मीटर ब्रिज, रफली मैंने ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीटर ब्रिज में जो नल पॉइंट है, ठीक है, यानी कि डी हमारा मान लीजिए नल पॉइंट, कह रहा है वो 60 सेंटीमीटर है फ्रॉम लेफ्ट। इक्वेशन हमारा क्या आया था, मीटर ब्रिज का इक्वेशन आया था हमारा आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, राइट। जहां एल क्या है, ए पॉइंट से जो लेंथ है वो हमारा एल होता है, ए पॉइंट से नल पॉइंट का लेंथ, ये फॉर्मूला आया था। अब कह रहा है कि मीटर ब्रिज में नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर है, नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी यहां से जो नल पॉइंट है ये दूरी वो 60 सेंटीमीटर है। दैट मींस एल की वैल्यू आपको 60 गिवन है, आर और एस दोनों नहीं पता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू एल है 60, तो 100 माइनस एल कितना हो जाएगा 40, यानी कि कितना आ गया ये 3/2। ध्यान समझिएगा इसको, मीटर ब्रिज में कह रहा है कि नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है लेफ्ट से। ये आर रेजिस्टर, ये एस रेजिस्टर, ठीक है, दोनों हमें पता नहीं क्या है, लेकिन आर और एस जब हमने कनेक्ट किया है तो नल पॉइंट लेफ्ट से यानी ए पॉइंट से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ए से नल पॉइंट क्या है, एल लेंथ है ना, यानी एल आपको 60 सेंटीमीटर गिवन है, यहां पर 60 मैंने रख दिया, तो 100 माइनस एल क्या, 100 माइनस 60 यानी 40 हो जाएगा। आर अपॉन एस हो गया 3/2, यहां से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू एस। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखिए बच्चों केस 2 की बात करते हैं। केस 2 कह रहा है कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस, यानी यहां पर जो एस हमें दिख रहा है, अगर इसके साथ हम सीरीज में 5 ओम कनेक्ट कर देते हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर एक मान लीजिए एक रेजिस्टर है एस, ठीक है, इसके साथ सीरीज में अगर मैं 5 ओम कनेक्ट कर दूं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस प्लस 5, यानी सेकेंड केस के लिए ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एस प्लस 5। क्लियर है, एस प्लस 5। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, अब सेकेंड केस में हमारा हो जाएगा आर अपॉन एस की जगह क्या हो जाएगा, एस प्लस 5। इस केस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब जो नल पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर पर अकर कर रहा है। जब हम 5 ओम का रेजिस्टेंस एस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, यानी एस के साथ सीरीज में 5 कनेक्ट किया तो अब एस प्लस 5 हो गया, ये तो आर ही है, तो क्या हो जाएगा रेशियो, आर
अपॉन एस प्लस 5, ये आर है और ये एस प्लस 5 है। कह रहा है इस कंडीशन में नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर है, यानी इस कंडीशन के लिए एल की वैल्यू आपको 50 गिवन है, तो एल हो गया 50, तो 100 माइनस एल यानी 100 माइनस 50, ये भी 50 हो जाएगा, कितना आ गया 1 के बराबर। तो यहां से हमारा आ रहा है बच्चों आर अपॉन एस प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कि आर इज इक्वल्स टू एस प्लस 5। चलिए इसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, R इज इक्वल्स टू एस प्लस 5। तो क्या R की जगह 3/2s लिख सकते हैं, है ना, R की जगह 3/2s लिख सकते हैं। यहां पर अगर मैं लिख दूं R की जगह 3/2s इज इक्वल्स टू s प्लस 5, और इस s को अगर मैं इधर भेज दूं तो 3/2s माइनस s इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम इसका 2 आ गया, ये हो गया 3s माइनस 2s इज इक्वल्स टू 5। 3s माइनस 2s कितना हो जाएगा बच्चों, 3s माइनस 2s हो जाएगा 1s यानी s, और ये 2 अगर इधर भेज दो तो 5 2 10, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। और अब अगर मैं इस इक्वेशन में s की जगह 10 पुट कर दूं, r इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू s, s की जगह अगर मैं 10 पुट कर दूं तो 3/2 इंटू 10, यानी r की वैल्यू कितनी आ रही है 15 ओम। निकल कर आ गया। सारा ट्रिक यही था, पहले कंडीशन में बोल रहे हैं कि R और S है, तब नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर L 60 सेंटीमीटर गिवन है, इक्वेशन बना लिया, R और S में रिलेशन फाइंड कर लिया। फिर कहता है S में ना 5 ओम सीरीज में कनेक्ट कर देना है, तो 5 ओम सीरीज में कनेक्ट करने पर क्या हो जाएगा S प्लस 5। अब इनका रेशियो कह रहा है फिर नल पॉइंट 50 पर, तो 50/51 हो गया। यहां से दूसरा इक्वेशन निकाल लिया, दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, s निकल कर आ गया, फिर हमने पहले इक्वेशन में s की वैल्यू पुट करके r निकाल लिया। ठीक है, तो एक ये सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको पैरेलल वाला देने जा रहा हूं, पहले इसको आप लोग नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, एक ही आखिरी सवाल हम लोग करते हैं आज का। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सीरीज का किया था, ये क्वेश्चन हम लोग पैरेलल का करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कह रहा है इन मीटर ब्रिज, इन अ मीटर ब्रिज null point is found at 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। नल पॉइंट कहां मिला बच्चों, लेफ्ट से 40 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ R इज इक्वल्स टू 12 ओम, R नहीं, R नहीं लिखते हैं इसको, इफ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm is connected in parallel, of 12 ohm is connected in parallel with S। ठीक है, तब कह रहा है द नल पॉइंट occurs at 50 सेंटीमीटर। आपसे R और S दोनों फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, इस सवाल को भी देखते हैं बच्चों, और इस तरीके के सवाल जो है आप लोग फिर अपने एंड से कुछ ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मीटर ब्रिज में जो नल पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर फॉर्म होता है लेफ्ट से। तो फिर से एक बार मीटर ब्रिज जरा हम लोग बना लेते हैं।
ये R है, ये S है, यहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया B पॉइंट्स, ये C है, ये A है, और ये मान लीजिए जॉकी है D पॉइंट पे। ये बच्चों हमारा मीटर ब्रिज है। अब कह रहा है कि मीटर ब्रिज में नल पॉइंट जो 40 सेंटीमीटर पे फॉर्म होता है लेफ्ट से। ये जो L डिस्टेंस है ये आपको कह रहा है 40, और मीटर ब्रिज का कंडीशन हमने देखा है R/S इज इक्वल्स टू L/100 माइनस L, राइट। अभी हमने सीखा था, अभी कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे थे तो L हमारा जो है वो इस केस में कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर है। नल पॉइंट का लेफ्ट से जो डिस्टेंस है वही तो L है, और कह रहा है लेफ्ट से डिस्टेंस जो 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपको दे रखा है केस 1 में कि R/S इज इक्वल्स टू 40/100 माइनस L, 100 माइनस 40 यानी कि 60। ये कितना हो जाएगा 2/3, राइट। तो यहां से बच्चों R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 इंटू S। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग केस 2। अब सेकेंड केस में कह रहा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, यानी जो S है इसके साथ पैरेलल में अगर हम एक 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, कितने ओम का 12 ओम का, ये S है और ये 12 ओम। ऐसा करने पर जो नल पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर पर होता है, फिर L की वैल्यू 50 गिवन है। तो अब क्या हो जाएगा, अब कंडीशन हो जाएगा R/12 और S पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12 इंटू S डिवाइडेड बाई 12 प्लस S। दो पैरेलल में तो इक्विवेलेंट यही था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये किसके बराबर होगा, कह रहा नल पॉइंट ऑफ 50 पर है, यानी L की वैल्यू 50 गिवन है, तो 100 माइनस 50 भी 50 हो जाएगा, यानी कि ये 1 के बराबर है, राइट। 12 प्लस S तो हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू 12 प्लस S अपॉन 12S इज इक्वल्स टू 1। और ये 1 जो 12S जो है बच्चों जब इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा, इसी स्टेप में मैं कर दे रहा हूं 1 इंटू 12S, यानी कि ये 12S हो जाएगा, राइट। और R की जगह क्या लिखेंगे, R की जगह हम लिखेंगे 2/3S, राइट। तो R की जगह अगर मैं 2/3S लिख दूं तो 2/3S इंटू 12 प्लस S इज इक्वल्स टू 12S, राइट। और ये हमारा हो गया 12 प्लस S इज इक्वल्स टू 12S तो हमारा है ही, 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और 2S इधर डिवीजन में हो जाएगा। सॉरी ये 3 है ना, S से S कट गया, 2 से 12 कटेगा 6 टाइम्स, यानी कि 12 प्लस S इज इक्वल्स टू 18। तो यहां से S की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा 18 माइनस 12 यानी कि 6 ओम आना चाहिए बच्चों, नहीं आना चाहिए। S की वैल्यू 6 ओम। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू S, यानी कि 2/3 इंटू S की कितना लिखेंगे 6 ओम, यानी R की वैल्यू आ रही है 4 ओम और S की वैल्यू कितनी आ रही है 6 ओम। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से कुछ सवाल मीटर ब्रिज के भी उठाइएगा, कुछ सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज के भी उठाइएगा, और 5-1 सवाल दोनों के 5-5 सवाल अगर आप कर लेंगे तो सही से आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ के। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब एक आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का हमारा बचा हुआ है, पोटेंशियोमीटर। अगली क्लास में करेंगे उसको, और तब तक यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसे नोट कर लें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और याद से पढ़ाई करिएगा। बाय।